हेलो एवरीवन। अब हम सीटेट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये टॉपिक जो आपका अगला आने वाला है इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। पर उसमें डायरेक्टली जाने से पहले हमें एक पास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ था और ये चीज़ें जो हैं वो कौन लोग थे ऐसे जिनकी वजह से इन चीज़ों को सामने वो लेके आए हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे हम सुनते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ये सारे वर्ड्स ये किन्होंने कहा था, ऐसा किनकी कंट्रीब्यूशन थी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेके आने में, और कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज के टाइम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब के बारे में सोचा जाता है और इतना जो चेंज आया है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले कि हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाएं, पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे थ्योरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात करी थी। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जॉन डुई का, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की भी बात करेंगे। किनकी हम पढ़ेंगे? जॉन डुई के बारे में, क्योंकि जॉन डुई ही थे जिन्होंने सबसे पहले जो टर्म जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा बार बार आज के टाइम पे यूज़ होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम को जब इम्प्रूव करने की बात आती है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये टर्म जो पहली बार यूज़ किया था वो जॉन डुई ने किया था और ये फिलोसोफर थे। धीरे धीरे ये साइकोलॉजी में आए, साइकोलॉजिस्ट बने और उसके बाद एक एजुकेशनल रिफॉर्मर बने जब इन्होंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम कितने गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है और गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। गलत एजुकेशन नहीं, लेकिन तरीका गलत होता था। तो ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करी थी एजुकेशन सिस्टम की अपने टाइम पे। तो इसलिए बाद में एक एजुकेशनल रिफॉर्मर हो गए थे। और जो ग्राउंड वर्क है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्कूलिंग, इसका जो बेस है एक तरीके से, जो इसकी नींव है वो तैयार करी थी जॉन डुई ने। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर है एजुकेशन सिस्टम के वो जॉन डुई हैं, जिसके बिना हम एजुकेशन की हिस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम की रेवोल्यूशन की बात कर ही नहीं सकते। तो पहले हम इनके बारे में समझेंगे आज कि जॉन डुई क्या कहना चाहते थे, क्या सोचते थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी, क्या क्या बदलाव लाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये थी कि ये प्रोग्रेसिव आइडियल्स को मानते थे। तो प्रोग्रेसिव आइडियल मतलब खुद जब एज अ फिलोसोफर ये थे, जो ये खुद एक फ़िलासफ़ी में थे, ये साइकोलॉजी में आने से पहले ये फिलोसोफर थे, तो इनके प्रोग्रेसिव आइडियल्स थे। प्रोग्रेसिव आइडियल्स का मतलब क्या है कि ये किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे? ये हैंड्स ऑन लर्निंग को, कि मैनुअली अपने हाथों से चीज़ें करना सीखो, सिर्फ सुन के नहीं। सुन के याद मत करो। एक तो ये रोट मेमोराइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनको रट्टा मारी हुई चीज़ें पढ़ना या पढ़ाना, ना खुद पढ़ाते थे ना बच्चों को देख के इनको अच्छा लगता था कि बच्चे चीज़ें रट्टा मार के एग्ज़ाम दे के पास हो रहे हैं। तो हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करते थे। एजुकेशन टू बी डायरेक्टली लिंक टू इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये बोलते थे कि जो बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है ना, उनके इंटरेस्ट और उनकी स्ट्रेंथ से लिंक होनी चाहिए, जिससे उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले और जब वो एक्सपीरियंस उनको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे जो आपको मार्क करना है कि ये बच्चों की इंटरेस्ट के ऊपर बहुत फोकस करते थे। कि जब हम एजुकेट करते हैं या कोई भी लर्निंग जब होती है, जर्नल एक लर्निंग की भी बात करें, तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा वो लर्निंग इतनी आसानी से नहीं होगी। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो चीज़ लर्न करनी है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो लर्निंग के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्ट के साथ साथ ये स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स की या हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। प्लस ये कहते थे कि जो बच्चे का ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन्होंने एक टर्म भी दिया था जिसको कहते हैं एस्थेटिक।
एस्थेटिक एक्सपीरियंस, इन्होंने कहा था बच्चे का जो एक्सपीरियंस है ना, जो लर्निंग कर रहा है, उस इंसान का एक्सपीरियंस एस्थेटिक होना चाहिए। एस्थेटिक मतलब हम एक ब्यूटिफिकेशन वर्ड की जगह एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बोलते हैं, दिखने में बहुत अच्छा, या जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको बोलते हैं। तो कह रहे जैसे एक्सपीरियंस भी ऐसा हो जो बहुत एस्थेटिक हो, ताकि वो सीखे। तो ये सारे जो थॉट हैं इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव आइडियल, जिसको ये मानते थे जॉन डुई। दूसरा, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब वो एजुकेशन फिलॉसफी की बात करते थे तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ डालना चाहते थे कि कैसे उनको ये सिखाया जाए कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। तो क्लास में जब सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि सोसाइटी में भी एक एक्टिव मेंबर की तरह वो रहें। तो बच्चों को मतलब हमें ये सिखाना है कि उनके अंदर ये वैल्यू डेवलप हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे करें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। लेकिन ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे तो सोसाइटी में आप नहीं सिखाते हो, एक स्कूल क्लासरूम में सिखाते हो। वहाँ बच्चों की सोसाइटी एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कराने से क्या होगा, उनको डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब पता चलेगा। तो बच्चों को कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हर चीज़ में, इस तरीके से ये अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करते थे। He emphasized on the development of critical thinking and problem solving skills। और ये जो वर्ड्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन ये भी की वर्ड्स हैं आपके जब हम जॉन डुई या जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि सिर्फ देख के लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, तो उसमें तो दिमाग कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाओ, सोचना सिखाओ, क्रिटिकली एनालाइज करना सिखाओ, किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स कैसे ढूंढने हैं, किसी भी को दो चीज़ों को कंपेयर कैसे करना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। तो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। तो इस तरह की बातें और इस तरह के थॉट्स इनके थे जॉन डुई के। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, बिकॉज ये एजुकेशन को मानते थे कि दैट इट इज़ अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग सोशली जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बच्चों को सोशली एंड इक्विटेबल सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे हम उनको सोशलाइजेशन सिखा सकते हैं, कैसे हम उनके अंदर इक्वालिटी की फीलिंग, इक्विटी, इक्वालिटी, इस तरह की वैल्यूज़ उन बच्चों में डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को हमें अगर सोसाइटी को भी अगर हमें सोशली जस्ट करना है, सोशली जस्टिस देना है या हमें इक्विटेबल करना है, तो उसके लिए एजुकेशन ही है जो इस चीज़ को ला सकती है। मतलब हमारी सोसाइटी को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एजुकेशन ही है जो रिफॉर्म कर सकती है, इसलिए इनको सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी कहते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एस्थेटिक एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे वर्ड जो हैं ये कहाँ से आए, जॉन डुई के प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले फिलॉसफी से। और उसके बाद इन्होंने बोला कि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो सोशली जस्ट हो सकती है और इक्विटेबल हो सकती है। उसके बाद ये वर्ड आता है प्रैग्मेटिज्म। ये फिलॉसफी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो ये कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कुछ लोग आइडियलिस्ट होते हैं जो आइडियलिज्म मानते हैं, कुछ लोग नेचुरलिस्ट होते हैं जो नेचुरलिज्म को मानते हैं। जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म को मानते थे। प्रैग्मेटिज्म का एक्चुअली में मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेट करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो मतलब हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें उसको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से रिलेट करना है और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि मतलब हमें रियलिटी के पास रहना है, रियलिटी के टच में रहना है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो उसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तो जॉन डुई की जो फिलॉसफी थी वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी थी। प्रपोज दैट द वैल्यू ऑफ एनी आइडिया और थ्योरी शुड बी मेजर्ड बाय इट्स प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस सीखने चाहिए कि रियल वर्ल्ड में उसका क्या यूज़ हो सकता है। जैसे आप एजुकेशन भी दे रहे हो बच्चों को तो उसमें आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स देके समझाओ।
और ये देखो कि आप जो पढ़ा रहे हो अपनी एजुकेशन में या जो भी आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो वो रियल लाइफ में वो उस टॉपिक में बच्चा कैसे सीखेगा और क्या कर सकता है। चाहे आप साइकोलॉजी में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, तो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी एप्लीकेशन कि रियल वर्ल्ड में और प्रैक्टिकली एक्चुअली में वो चीज़ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। और इसका जो इम्पैक्ट था एजुकेशन में कैसे रहा, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स। तो जैसे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स ऐड होने लगे करिकुलम में। जैसे पहले थ्योरी पे फोकस ज़्यादा रहता था, फिर बाद में प्रैक्टिकल्स भी ऐड होने लगे। बच्चों को लैब में ले जाके प्रैक्टिकल्स करवाना शुरू करवाया गया ताकि वो जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिकली भी करना सीखें। थोड़ा सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करना सिखाया गया। तो प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स का जो डेवलपमेंट हुई और जो करिकुलम में थोड़ा सा चेंज आया इस वजह से कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन रोड मेमोराइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। तो रोड मेमोराइजेशन नहीं करानी है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं करानी है, उनको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके ही चीज़ों को सिखाना है। दिस इज़ व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म। फिर इनकी एजुकेशनल थ्योरीज थी। पहली एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन। मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब आप जो सिखा रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली उनको करने के लिए दे दो, ठीक है। और सीधा सीधा बताओ मत, उनको खुद क्रिटिकली एनालाइज करने दो, खुद से देखने दो कि कैसे चीज़ें बनेंगी। और आप उनको सामान दे दो, बच्चे अपने आप एक्सप्लोर करेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के लिए रियल वर्ल्ड रेलेवेंस का यूज़ करो। तो ये इनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आता है, जहाँ पे कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, बच्चों को एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो जैसे हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी, उसी में आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का देखो मतलब क्या होता है। एक होता है टीचर सेंटर। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि टीचर अपने तरीके से बच्चों को सिखाता है कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कराना चाह रहा है टीचर। मतलब अपने हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करके बच्चों को पढ़ाता है। ये नहीं देखता कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लास में या जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसी की वीकनेस क्या है, कौन कैसे पढ़ना चाहता है, बच्चों पे फोकस नहीं होता। टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। दूसरा होता है करिकुलम सेंटर्ड, या जिसको हम बोलते हैं कि सिलेबस सेंटर्ड होता है कि हमें सिलेबस फटाफट ख़त्म कराना है, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको सिलेबस कवर कराना होता है। वो हो गया करिकुलम सेंटर्ड। तीसरी चीज़ होती है चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड शुड अलाइन विद द स्टूडेंट इंटरेस्ट। बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने पढ़ानी है, उनके एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी प्रमोटिंग देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी। तो बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी को आप इंक्रीज कर सको कि बच्चों को मन करे चीज़ों को जानने का, समझने का, करने का। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे के ऊपर फोकस हो। और हर बच्चा अलग होता है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, किसी की कुछ और होती है। किसी को देख के सुन के अच्छा लगता है, किसी को हाथों से चीज़ें मैनिपुलेट करके सीखना अच्छा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन हो कि कौन सा बच्चा कैसे सीखना चाहता है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए उस चीज़ को लेके। दैट इज़ व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये इनकी थ्योरीज थी कि एक तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये बोलते थे कि एक तो जैसे मैंने बोला कि हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली मटेरियल के साथ एंगेज होगा। आप उसको मटेरियल दो हाथ में, आप जो पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड उसके हाथ में वो चीज़ें दो, वो मटेरियल दो। या आप कोई चीज़ जैसे ज्योग्राफी में आप किसी चीज़ के बारे में उसे बता रहे हो, तो वो उस तरह की चीज़ों की उनको पिक्चर्स दिखाओ या उनको साथ में लेके जाओ कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो इनको एक्चुअली में देख सकें। तो मतलब वो मटेरियल उसको दो जहाँ पे वो खुद से एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। उससे क्या होगा, उसको वो नॉलेज रिटेन करने में ईजी रहेगा, याद रखने में ईजी रहेगा। फिर रिफ्लेक्शन भी इसमें आ जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है तो फिर उसको वो
उसके ऊपर थोड़ा सा सोचता है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर सोच के वो उसके कनेक्शंस, एसोसिएशंस बनाता है कि ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है, चीज़ों के साथ एसोसिएट करता है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। दिस इज़ रिफ्लेक्शन। और रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक नहीं होगी तो वो चीज़ें, उसको नॉलेज जो है उसकी काम नहीं आएगी। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैथ्स में जो पढ़ाया जाता है स्कूल में वो तो कहीं काम ही नहीं आता, तो हम क्यों पढ़ें, उनको इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता। तो अगर आप उसमें सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस डालो या इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करो जो उनको रियल वर्ल्ड में काम आए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे, तो एक्चुअली में वो जो नॉलेज एक्वायर करेंगे वो उनको रेलेवेंट भी लगेगी और उसको सीखने की कोशिश भी करेंगे। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर और क्या क्या आ जाता है, हैंड्स ऑन लर्निंग के अलावा स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, जो मैंने बोला आपको कि बच्चे के ऊपर फोकस ज़्यादा हो, उसके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। फिर एक चीज़ और थी, डायलॉगिक टीचिंग। जॉन डुई डायलॉगिक टीचिंग को बड़ा प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। अब डायलॉगिक टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेक्चर दे रहे हो। डायलॉग से मतलब है यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है। डायलॉगिक टीचिंग में क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करा जाता है और बात करने के लिए। टीचर जब कुछ समझा रहा है उसके बाद बोला जाता है कि कोई डाउट है तो पूछो, तो क्या होता है कि बच्चे पूछते नहीं है डर के मारे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनको एनकरेज करो कि पहले बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद। ये कहते हैं कि दे माइट बी डिस्करेज फ्रॉम रेजिंग देयर हैंड टू स्पीक इन अ लेसन, मतलब लेसन के बीच में हाथ ऊपर करके बोलने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे होगा जो उन्होंने बोला है, वो ध्यान से सुनेंगे नहीं। लेकिन जब एक लेसन खत्म हो जाए तो उसके बाद डायलॉग होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बातचीत होनी चाहिए कि जो उन्होंने पढ़ा उससे रिलेटेड एक डिस्कशन होनी चाहिए जहाँ पे दोनों अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें। तो डायलॉगिक टीचिंग भी अगेन एक वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड तो होता है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं जिनके बारे में वो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। तो कुछ इस तरह का टीचिंग मेथड होना चाहिए जहाँ पे उनको क्यूरियोसिटी हो, नई चीज़ें, जैसे कोई एक आप बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन दे दो जहाँ पे आप उनको बोलो कि आप बताओ कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो क्या होगा कि वो बच्चे अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ढूंढेंगे इधर उधर, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी, क्रिटिक, टेस्ट, जज नॉलेज, तो इस तरीके से वो कनेक्शंस बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे और इंक्वायरी मेथड यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये इनके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आता है। फिर क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज इनकी कुछ थी, जैसे हर किसी की थ्योरी की कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी तो होती है। इनके में ये था कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं दिया इन्होंने कि किस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन बिल्ड होना चाहिए, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है और उसको डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे ये कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाओ या हमेशा हैंड्स ऑन लर्निंग करवाओ, जहाँ पे आप उनको मैनुअली ट्रेन करो या उनके जो एक्सपीरियंस को बहुत एस्थेटिक बनाओ। तो वहाँ पे एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसको डिसिप्लिन में मेंटेन करना फॉर इफेक्टिव लर्निंग, वो कैसे होगा, वो स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि कोशिश करी गई है कि उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन से अलाइन करें, पर उसमें कई सारी चीज़ें वैसी आ रही हैं जिसकी बहुत लिमिटेशन है। जैसे बोला गया कि लैंग्वेजेस, आप बच्चे की हर लैंग्वेज के हिसाब से उसको पढ़ाओ, जो लैंग्वेज उसको आती है उसके हिसाब से। लेकिन अब क्या है उसमें लिमिटेशन कि जो पढ़ाने वाला है उसको तो नहीं आती होगी इतनी सारी लैंग्वेजेस, या वो इतने सारे टीचर्स कहाँ से लाए जिनको सारी। तो वही चीज़ है कि स्ट्रक्चर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, जिस तरीके से बोला गया है कि हम इतनी फैसिलिटियाँ, इतने रिसोर्सेज कैसे लेके आएंगे। फिर कहते हैं कि इनके जो अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग थे उसमें जो था ओवरऑल इफेक्टिवनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ओवरऑल इफेक्टिवनेस का मतलब कि अगर आप बच्चों को जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है कि टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कि मतलब सबको सेम पढ़ाया, उसके बाद एक टेस्ट लिया जिससे पता चला कि वो उनको कितना आया, ठीक है, मार्क्स आते हैं। तो कम से कम एक टेस्ट लेने से क्या होता है कि बच्चे डर के मारे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको पता होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम टेस्ट में फेल हो जाएंगे।
तो अभी जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, सारे बच्चों के लिए सेम एग्ज़ाम होता है जिसको वो पास करते हैं और उससे पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी है। तो उससे पता चल जाता है ना कि इतनी एजुकेशन हुई तो उससे बच्चे ने इतना सीखा। अब जिस तरह ये कह रहे हैं, अब ये इसके भी अगेंस्ट थे, ये बोलते थे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये कोई मैकेनिकल मेथड थोड़ी है कि आपने बच्चों को एक चीज़ सिखाई और उसका टेस्ट ले लिया, फिर सिखाई फिर उसका टेस्ट ले लिया। आप तो मशीनें तैयार कर रहे हो, इसका मतलब आप ह्यूमन बींग्स थोड़े ना तैयार, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। आप एक ही टेस्ट से उनका, सारे अलग अलग टाइप के बच्चों का एक ही टेस्ट से कैसे आप मेजर कर सकते हो कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। और ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत बातें भी होती है हर जगह पे कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट से हम जैसे कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, लेकिन आप जो टेस्ट ले रहे हो स्कूल में उससे उसकी वो वाली कैपेबिलिटी थोड़ी दिख रही है। हो सकता है वो पढ़ाई में वीक है लेकिन दूसरी चीज़। तो सेम वे में जॉन डुई ने भी यही कहा था कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो बड़ा मैकेनिकल तरीका होता है। जैसे कि मशीनों को थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम कि आप एक तरीके से कुछ ऑयल डालोगे तो वो इसी तरीके से काम करेगी, राइट। तो उसमें ये था कि अब हम इफेक्टिवनेस फिर कैसे चेक करें, फिर कैसे पता चले कि हमने जो पढ़ाया है उस परफॉर्मेंस का टेस्ट या उस परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाए। अगर टेस्ट नहीं ले तो कितने टेस्ट बनाए जाए अलग अलग तरह के, या किस बच्चे का किस तरीके से टेस्ट लिया जाए, कैसे पता चले कि जो हमने करा वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है इन्होंने। एक्सपीरियंस के ऊपर मतलब जैसे हमने देखा है कि हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई है। तो एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड डूइज ओवर एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, कि बच्चों के एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रखा है, सजेस्टिंग दैट इट में अंडर वैल्यू अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट। मतलब ये कहने का मतलब है कि बाकी जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब एक्सपीरियंस के अलावा दूसरे तरीके सारे जो हैं वो बेकार हैं पढ़ाने के। मतलब जॉन डुई के अकॉर्डिंग क्या ऐसा है कि बच्चे को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करवाओगे उस चीज़ को, तो दूसरे तरीके से जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो तरीका ठीक नहीं है, या बाकी और कोई तरीका उनको अंडर वैल्यू किया गया है। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे यहाँ पे। और आगे भी अभी देखो, लेगेसी एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस का मतलब है कि और क्या अब आगे चलता है, उनकी थ्योरी के बेस पे अब क्या क्या हुआ आगे और आगे क्या हो रहा है। तो हमें भी पता है कि आज के टाइम पे भी जितनी बार एजुकेशन पॉलिसी बनती है और जो भी चेंजेस आते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो सारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, उन सब में सेम बातें करी जाती हैं। तो इनके आइडियाज़ अभी भी ओवर 90 ईयर्स सिंस इज पासिंग, इनके जाने के 90 साल बाद भी हमारी एजुकेशन फील्ड पे इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और इनका जो फिलॉसफी है वो हर जगह पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी पेडागोजिकल पढ़ाने के तरीके हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। मतलब इनकी चीज़ों को समझा जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो इनके आइडियाज़ को एक्चुअली में अपने फ्रेमवर्क में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी लेगेसी और आज के टाइम पे भी फॉलो किया जा रहा है। तो फाइनली अब हमने जॉन डुई के बारे में जब पढ़ लिया है तो अब हम इसको समराइज़ करेंगे एक्चुअल में कि वो जो उनकी जो पूरी फिलॉसफी थी उसमें वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे और किस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो लेट्स मेक अ समरी। तो हम इसको दो कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। एक जगह पे हम लिखते हैं कि वो किस चीज़ को अपोज करते थे, ठीक है, किस चीज़ के वो अगेंस्ट थे, और एक जगह पे हम लिखेंगे कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे। तो अगेंस्ट में सबसे पहली चीज़ जो हमारी आएगी वो है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का मतलब है जो ट्रेडिशनल तो क्या मतलब आज के टाइम पे भी वही सिस्टम मोस्टली चलता आ रहा है, जहाँ पे बच्चों को एक रूम में बिठाते हैं और एक रोज़ होती हैं प्रॉपर, ऐसे 3-4 रोज़ होती हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं और सामने एक टीचर खड़ा होता है जो लेक्चर दे रहा होता है, बच्चे सुनते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम इन्होंने बोला है क्योंकि पुराने टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। तो जॉन डुई इस चीज़ के बड़े अगेंस्ट थे कि बच्चों को ऐसे सीधे सीधे रोज़ में आप मत बिठाओ, आप एक रोबोट्स की तरह बच्चों को बिठा के सीधा पढ़ा रहे हो, जहाँ पे बच्चे बोल नहीं सकते, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, इधर उधर हिल नहीं सकते। तो इस तरीके से तो आप ह्यूमन बींग्स को पढ़ा ही नहीं सकते, ये तो आप एक रोबोट्स को पढ़ा रहे हो ऐसा लग रहा है। तो वो जो रोज़ वाला सिस्टम था
वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ऐसे रोज़ में बिठा के नहीं, उनको घूमने फिरने दो, उनको एक्सप्लोर करने दो चीज़ों को, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, तो वो चीज़ के लिए बोलते थे। तो रोज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दूसरी बात, रोट मेमोराइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। रोट मेमोराइजेशन का मतलब वही हो गया, रट्टा मार के जो कहते हैं कि भाई चीज़ों को याद कर लो, टीचर ने पढ़ा दिया, अब आप इसको याद करो, उसको आप टेस्ट में परफॉर्म करो, नंबर ले और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। तो उस चीज़ के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी चाहिए और जो एक्सपीरियंस का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एक्सपीरियंस को फोकस करते थे। तीसरा जो आता है वर्ड वो है रिफ्लेक्स आर्क मॉडल। रिफ्लेक्स आर्क मॉडल, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे कि हमारे स्कूलों में ना रिफ्लेक्स आर्क मॉडल ऑफ एजुकेशन फॉलो किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। अब ये होता है क्या रिफ्लेक्स आर्क मॉडल? इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो ना, उस पढ़ाई का जो है उसका टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट, उसका एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दो। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब है कि सारे बच्चे एक ही तरीके का टेस्ट देंगे। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आता है, सबका सेम होता है। अब वो बच्चे इतने अलग अलग टाइप के हैं, उनके इतने अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। ज़रूरी थोड़ा है कि वो सारे के सारे सेम टेस्ट में बहुत अच्छा कर लेंगे। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई डांस में। आप उसका टेस्ट ना लेके उन सबको बोल रहे हो कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे परफॉर्म करो, इसके बेस में हम जज करेंगे कि आप कितने अच्छे हो। इस चीज़ के वो बिल्कुल अगेंस्ट है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क मॉडल। और इसको बिल्कुल ही वो जॉन डुई कहते थे गलत तरीका है बच्चों की परफॉर्मेंस टेस्ट करने का, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सब में। और जो वो जिस चीज़ में अच्छा उसकी उसमें आप उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करके तो आप बताओ कि वो कितना इम्प्रूव हो सकता है, ना कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट पे सबको मेजर करो। और ये बातें आज के टाइम पे भी बहुत होती हैं, आपने मीडिया में भी देखा होगा। सोशल मीडिया में कई जगह पे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप एक ही टेस्ट से सबको कैसे जज कर सकते हो। तो इस चीज़ को वो बोलते थे मैकेनाइज्ड सिस्टम। मैकेनाइज सिस्टम क्यों बोलते थे? जैसे मशीनों का होता है कि हर एक मशीन का एक तरीके से टेस्ट किया, वो चल गई तो ठीक है। पर ह्यूमन बींग्स के अंदर तो इतने एट्रीब्यूट्स होते हैं, इतने स्किल्स होते हैं, इतने टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं, तो आप उनको एक ही टेस्ट से कैसे मेजर कर सकते हो? तो ये इस चीज़ के बिल्कुल अपोज थे कि स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, कोई इमोशन नहीं होती, एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं होता, आप सिर्फ एक टेस्ट दे के हर एक की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हो। तो ये तो था कि वो जिस चीज़ के अगेंस्ट थे। अब वो किसके सपोर्ट में थे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के सपोर्ट में थे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके इमोशंस, उसके एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, वो किस तरीके से सीखेंगे, कितने अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से सिखाया जाएगा ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। करिकुलम कैसे डिज़ाइन करें कि जिसमें अलग अलग कैपेबिलिटीज़ वाले बच्चे अपने तरीके से सीखें, जहाँ पे सुनने के लिए भी कुछ हो, करने के लिए भी हो, देखने के लिए भी कुछ हो। तो जो अलग अलग सेंसेस है हमारी, विजन, टच, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ हों। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब है हर बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी इमोशंस और उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन करें। इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन के बहुत सपोर्ट में थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है बच्चों को खाली बिठा के सुनाना नहीं है, लेक्चर नहीं देना है, उनको एक्चुअली पार्टिसिपेट कराओ। तभी तो वो डायलॉगिक की जो मैंने बात की थी आपको, डायलॉगिक मतलब बच्चों से बातचीत करना, डायलॉग करना, टीचर बच्चे से बात कर रही है, बच्चे भी एक्टिव हैं, वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, ना कि वो सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं। उनको घूमने फिरने दो। घूमने फिरने का मतलब ये नहीं कि लेक्चर के बीच में उठ के घूमने फिरने लगे, मतलब क्लास हो जाए उसके बाद उनको उठने दो, उनको चीज़ें पूछने दो, एक्सप्लोर करने दो। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन उनको करवाओ। इसके अलावा वो कहते थे कि प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करो। प्रोजेक्ट मेथड क्यों कहते थे? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक तो उसमें इंक्वायरी मेथड आ जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा प्रोजेक्ट करता है कवर तो वो इंक्वायरी करता है, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, सर्च करना, रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। दूसरा, वो उसमें कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेट का मतलब है क्योंकि टीम वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, तो बच्चे एक दूसरे के साथ टीम वर्क करना सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, ठीक है।
तीसरी चीज़ उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि प्रोजेक्ट आपने दिया है और बच्चा उसको सोच रहा है, उसको कैसे करना है, उसकी कमियां, उसकी कैसे उसको अच्छा बनाना है, उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल एनालाइज कर रहा है उसको। तो इंक्वायरी मेथड आ जाता है, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, कोलैबोरेटिव वर्किंग आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, और लास्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि जब वो ऐसे प्रोजेक्ट मेथड्स करता है तो एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड हो रही है, क्योंकि वो आप उसको एक क्वेश्चन देते हो जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बनाता है, कोई टॉपिक होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जब आप प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हो। तो लेक्चर मेथड यूज़ ना करके प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करना है। इस चीज़ को जॉन डुई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एंड लास्टली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वो बोलते थे कि जो सब्जेक्ट मैटर है, subject matter should be integrated with strength and interest of the student, strengths and interest of the student। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉन डुई का ये मानना था कि जो भी आप सब्जेक्ट मैटर है उसका, जो उसको पढ़ना है, वो उसके स्ट्रेंथ, स्टूडेंट के, बच्चे की स्ट्रेंथ और उसके इंटरेस्ट से अलाइन होना चाहिए। मतलब बच्चे के अंदर उस चीज़ को सीखने की कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट मैटर को लर्न कर पाएगा, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको वो सपोर्ट करते थे। फाइनली ये अब हमने एक जो कंप्लीट आज जो पढ़ा है इस वीडियो में, वो जॉन डुई के थॉट्स, उनकी फ़िलॉसफी और एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की थी वो पढ़ा था। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है, एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। 100% सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है। बट ऐसा होता है कि जब हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उसमें लिमिटेशंस बहुत सारी आती हैं, तो इस वजह से वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। बट स्टिल जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उनमें इन्हीं सारी चीज़ों की बात होती है, और इसी को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। तो सिर्फ जॉन डुई नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं जो इन चीज़ों की बात करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपका जो टॉपिक है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, वो टॉपिक कवर होगा धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और वीडियोज़ की वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।